हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ की जियोग्राफी, जिसमें कि हम लोग दोस्तों दो पार्ट में इसको करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है कि टोटल 10 है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों 5 चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सब मिला करके दो पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में 5 चैप्टर और नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में 5 चैप्टर। तो इस तरीके से पूरी एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास सेवेंथ की दो जो है वीडियो में कवर हो जाएगी। तो पहला वीडियो आपके सामने, पहला चैप्टर पर्यावरण, इसके बारे में जो है हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे और चैप्टर 5 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे जो भी लोग भी नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है क्लास सेवेंथ का पर्यावरण। पर्यावरण आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार होता है। बात सही है कि पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है, जिसमें भी हम रहते हैं वो हमारा पर्यावरण होता है। यह हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए क्या करता है, भूमि को प्रदान करता है। उसके बाद बात करते हैं कि पर्यावरण के घटक क्या हैं। तो प्राकृतिक रूप से बात करें तो जल है, वायु है यानी कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल, ये 4 जो है पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। उसके बाद है बात करते हैं कि मानव के बारे में। तो मानव के बारे में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो बात करते हैं वहीं पर प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यानी जो भी चीज़ें प्रकृति से प्राप्त हैं वो सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पृथ्वी ठोस, पर्पटी तथा कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि स्थल मंडल किसको कहते हैं। पृथ्वी की ठोस, पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, और यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। दूसरा है जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, और यह जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। उसके बाद दिया है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो पतली परत है, इसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को क्या रखता है, तो थामे रखता है, पता है सबको। उसके बाद चौथा नंबर है पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये अलग से चीज़ें याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चैप्टर 1 में पर्यावरण के बारे में इतना ही था। तो चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2 में है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जो है कि डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। दिया हुआ है कि हमारे पृथ्वी के अंदर, तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर जो है परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी, सेकंड वाले को मेंटल, और सबसे अंदर वाले भाग को, तीसरे नंबर को आंतरिक क्रोड कहा गया है। भूपर्पटी क्या होता है, तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, और यह महाद्वीप के सतह के नीचे 35 किलोमीटर तक जो है कि, और यह सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, और महासागर सतह के नीचे 5 किलोमीटर तक है। सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसे सीमय कहा जाता है, यानी इस भाग को सीमय भी कहा जाता है, क्योंकि सी से सिलिका और मै से मैग्नीशियम, तो दोनों को मिलाकर सीमय कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ से। उसके बाद दिया है पर्पटी के ठीक नीचे, यानी कि भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, इसे आंतरिक परत क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, और यह निकल एवं लोहे की बनी होती है, और इसे नीफे कहा जाता है। निकल का जो होता है सिंबल क्या होता है, Ni। अब आयरन का क्या होता है, Fe। तो दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, नीफे। तो नीफे कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, भूपर्पटी है, और 84% जो है मेंटल है, और तो केवल 15% हिस्सा क्या है, क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6371 किलोमीटर है। इस चीज़ को हमने पिछले वाले यानी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी जियोग्राफी पढ़े थे उसमें भी पढ़े थे। सेल क्या होता है, तो पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है, और सेल 3 प्रकार की होती है। पहला है आग्नेय सेल, तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, और उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, मसाले तथा चूड़ ग्रेनाइट से बने होते हैं।
बेसाल्ट की बात करें तो दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी शैल। आगे देखिए अवसादी शैल के बारे में। दूसरा प्रकार है शैल का। तो प्रकृति के कारकों द्वारा शैल किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर एवं कठोर होकर शैल बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के दिया हुआ है, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से जो है कि बना है, जिसका एक एग्जाम्पल आप जीता जाता जागता उदाहरण देख सकते हैं। उसके बाद है कायांतरित शैल। तीसरा, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि आज जीता जागता उदाहरण है उसका। जीवाश्म क्या होता है, तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 2, और शुरू होता है चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। थर्ड चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। तो दिया हुआ है हमारी बदलती पृथ्वी। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, और ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाले गति के कारण होता है और ये वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या होता है, तो प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह परिवर्तन होता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति जो है कि उत्पन्न कर देते हैं, तो कभी धीमी गति, ठीक है। और भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है ज्वालामुखी, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। भूकंप की बात करते हैं तो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र की बात करते हैं भूकंप का, तो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो याद रखेंगे आप, यानी उद्गम केंद्र जहाँ से वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी जहाँ से वो निकलता हुआ, जहाँ पे भूकंप जो है क्या होता है कि वहाँ पर निकटतम स्थान जहाँ पे भू सतह जो है कि क्या होती है, जो है डैमेज होती है, वहाँ पे कहेंगे अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करें तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, पी तरंग जिसे कहते हैं, एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, और एल तरंग पृष्ठीय तरंग होती है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। नहीं, ये तो गलत दिया है कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप तरंग कहते हैं, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। भूकंप तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप का मापन किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, वायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। वहीं नदी की बात करते हैं तो नदी के जल से दृश्य भूमि का जो है कि अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है, यानी जलप्रपात का निर्माण होता है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे विसर्प कहा जाता है, यानी इस तरीके से जब नदी बहती है तो उसे विसर्प कहते हैं। उसे दिया है कि इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप से नदी से कट एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे।
कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और जिसे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है नदी जो है अम्ल धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करती हुई मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। यानी जब भी आप देखते हैं कि नदी जो है कि अपने साथ कुछ कचड़े जो है कि बहाकर लेकर आती है और अवसादों को एक जगह पर संग्रह कर देती है और वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। बात करते हैं समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ क्या करते हैं, बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यानी जो चट्टानों में दरार होती है वो धीरे धीरे एक समय के बाद जो है कि बहुत जो है कि चौड़ी हो जाती है और उसे ही समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है और जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लकादार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं जिसे केवल दीवारें बचती हैं और जिसे स्टैक कहते हैं। यानी कि इस तरीके का अगर बचा है तो उसे मेहराब कहेंगे और केवल जब दीवार बची है और ऊपर से छत भी गायब हो तो उसे स्टैक कहेंगे। दिया है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्र भृगु कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्र भृगु कहते हैं। हिमनद की बात करते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और वे निक्षेपण हिमनद यानी कि हिमोड़ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पवन के बारे में। तो रेगिस्तान में पवन जो है अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है। रेगिस्तान छत्रक के आकार के सैल यानी रेगिस्तान में आप छत्रक के जो है कि इस आकार के सैल देख सकते हैं जिसे सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। बवल चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इसे बालू डिब्बा कहते हैं, यानी बालू का टिब्बा कहते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे ही लोएस कहते हैं। तो आप याद रखेंगे समय के साथ जो है कि ये बदलता रहता है और उन सभी बदले हुए आकृतियों का अलग अलग नेम दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं वायु के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है वायु। तो वायु हमारी पृथ्वी यानी कि घनी चादर से ढकी हुई है जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। दिया है कि वायुमंडल का संगठन, तो जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। बात करें तो पहला जो भाग है नाइट्रोजन वो 78% है हमारे वायुमंडल में और ऑक्सीजन 21% है। आर्गन की बात करें तो 0.093% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और अन्य सभी 0.04% के अंतर्गत आते हैं। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरा दिया हुआ है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है और मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन जो है कि वापस देते हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या होता है, वायु जो है हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। बात करते हैं कि आर्गन एक रासायनिक तत्व है और यह एक निष्क्रिय गैस है। कुछ अन्य गैस भी हैं जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है इत्यादि जो है कि हमारे वायुमंडल में शामिल हैं। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। तो पहला नंबर आता है क्षुभमंडल। पहला परत है क्या, क्षुभमंडल वायुमंडल की। उसके बारे में जान लेते हैं। तो यह परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मंडल आता है वो है समताप मंडल और क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है।
यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसमें ओजोन गैस की भी परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों को से हमारी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तीसरा मंडल आता है मध्य मंडल। बात करते हैं वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले पिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मंडल में आने पर जो है उल्का पिंड जल जाते हैं, तो आप याद रखेंगे मध्य मंडल। उसके बाद आता है चौथा बाह्यमंडल। तो बाह्यमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयनमंडल इस परत का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और रेडियो संचार के लिए यह परत उपयोग होता है और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। और सबसे लास्ट और है बहिर्मंडल। जो सबसे लास्ट में परत आती है वो है बहिर्मंडल और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है और जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम होता है और उस स्थान की जलवायु को बताता है। तापमान क्या होता है? तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं और वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। आप जानते हैं एक प्रक्रिया के बारे में, आतपन क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उससे क्या कहते हैं? तो आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं। इसी कारण नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है और दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन जो है कि गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है और जो है कि फिर ठंडे हो जाते हैं। वही बात करते हैं वायुदाब की। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते और यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है। इस वजह से जो है जो वायु का दाब होता है हमारे शरीर पर जो है महसूस नहीं होता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब जो है तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायुदाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप द्वारा प्रभावित होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न क्षेत्र की ओर गमन करती है, याद रखेंगे इस चीज को। पवन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं और पवन के प्रकार के बताएं तो स्थानीय पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं और फिर उसके बाद अस्थानीय पवनें हैं। ठीक है, अस्थायी पवनें क्या होती हैं? तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, इसे अस्थायी पवनें कहा जाता है। मौसमी पवनें, ये पवनें जो है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा जो है कि बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें हैं जैसे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर या भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म या शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। तो ये जो है कुछ स्थानीय पवनें हैं। आर्द्रता क्या होता है? तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं और जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। और जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में न तैर सकें तब वे वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, यानी वर्षा के रूप में नीचे आती हैं। वर्षा के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है और ज़्यादातर जो है भूमि जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। और क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इन तीनों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों अब शुरू होता है यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है और शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 5।
5 है जल। इसमें हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। तो दिया है कि सूर्य के ताप के कारण जल जो है वाष्पित तो हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से यह वर्षा हिम या सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? जल चक्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी क्या है? मौजूद है। जल की वितरण की बात करें तो पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है और यह पृथ्वी धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है। तो अनेकों देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो यहाँ पर कुछ जो है कि जल के बारे में दिया गया है कि कितने जो है महासागर हैं, कितने भूमिगत जल हैं, झीलों का जो है कि क्या है, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से यहाँ तक जो है कि डिटेल्स में आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर जो है कि लवणता है, यानी नमक है। और तैराक जो है इसमें क्या करते हैं? प्लव कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे जो है सघन बना देती है। और लवणता की बात करें तो 1000 ग्राम में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है, महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी 35 ग्राम कह सकते हैं एक तरीके से। उसके दिया है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण की बात करें तो महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तरंगे क्या होती हैं। तो जब महासागरीय सतह पर लगातार जो है कि जल उठता और गिरता रहता है तो इन्हें कहते हैं क्या? तरंगे। ठीक है। भूकंप की बात करें तो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित होता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंची वाली ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार, और जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं? ज्वार भाटे आते हैं। तो आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में होते हैं और जिसके कारण ऊंची ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को क्या कहा जाता है? तो बृहत ज्वार कहा जाता है। बात करते हैं चाँद एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार आता है, इसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। उसके बाद महासागरीय धाराएं आती हैं। तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जो जलधाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं या गर्म या ठंडी भी हो सकती हैं। तो ये जलधाराएं जो महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। और महासागरीय धाराओं की बात करें तो ये गर्म भी और ठंडी भी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधाराएं होती हैं और गर्म जलधाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें तो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं और ये लेब्राडोर शीत महासागरीय धाराएं हैं। ये एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जा सकता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट जो है इसके उदाहरण हैं, जहां पर जो है सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका चैप्टर जो है 5 कंप्लीट होता है और चैप्टर 6 जो है हम लोग यहाँ से जो करने वाले हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 पार्ट में इस पूरे जियोग्राफी को करेंगे क्लास 7 के। तो चैप्टर 6 यहाँ पे देख रहे हैं आप कि चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 चैप्टर हैं टोटल। तो 6 से लेकर 10 तक जो है हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले वीडियो में क्लास जो है चैप्टर 5 तक क्लास 7 की जो जियोग्राफी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं और ये बता दें दोस्तों, इसका जो लिंक है आपको सेकेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि सेकेंड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि वहीं पर जो है कि आपका जो है फाइनल नोट्स मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।